स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। देखिए, आप जैसा कि जानते हैं कि मैंने आजकल शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ जो कि आपकी पिछली परीक्षाओं में या गत वर्ष की परीक्षाओं में विगत वर्ष की परीक्षाओं में आ चुके हैं, तो मैं वो आजकल आपके प्रश्न करा रही हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। इससे संबंधित मैं पहले 2 वीडियोज़ में प्रश्न और करा चुकी हूँ। अब ये मेरा 3rd और लास्ट वीडियो है इससे संबंधित। और इसके बाद आपका मेरा जो एमसीक्यूज़ आएंगे वो आपके किस टॉपिक से आएंगे, तो देखिए वो आपके आएंगे आपके शोध तात्पर्य, मतलब शोध से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो अब मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगी। ठीक है, चलिएगा स्टार्टिंग करते हैं। शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता किसके द्वारा संभव है? कब? शिक्षण के दौरान। तो देखिए, मैं डायरेक्ट आपको उत्तर बताऊंगी। निदर्शन पद्धति या प्रदर्शन पद्धति। निदर्शन पद्धति या प्रदर्शन पद्धति यानी कि डेमोस्ट्रेशन मेथड, इसमें अधिकतम सहभागिता होती है शिक्षण के दौरान किसकी? स्टूडेंट्स की। देखिए, इसमें क्या होता है, व्याख्यान विधि एक पक्षीय प्रक्रिया है, ये आप जानते हैं, क्योंकि इसमें जो लर्नर्स होते हैं वो पैसिव रहते हैं, एक्टिव नहीं रहते हैं, है ना। कौन सी विधि की बात कर रहे हैं? व्याख्यान विधि की यदि हम बात करें, है ना। यह एक पक्षीय प्रक्रिया है और इसमें क्या होता है, शिक्षक के अत्यधिक प्रभुत्व के लिए छात्र हितों का बलिदान दिया जाता है। जबकि यदि हम प्रदर्शन विधि की बात करते हैं तो इस तथ्य को समाप्त करके ऐसा कक्षा वातावरण का निर्माण करती है। तो यह क्या करती है? ऐसे कक्षा वातावरण का निर्माण करती है जहां शिक्षक छात्र दोनों ही रुचिकर परिवेश में मिलजुल कर कार्य करते हैं। इस प्रकार से ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाकर बालकों को सर्वोत्तम ढंग से विकास किया जाता है। इस विधि में एक शिक्षक प्रयोग, प्रदर्शन या दोनों का ही संयुक्त एवं प्रभावी ढंग से प्रयोग करता है और शिक्षक व्याख्यान भी प्रस्तुत करता है, समझाता भी है, प्रश्न भी पूछता है और उत्तर भी प्रस्तुत करता है। इसीलिए ये आपका बेस्ट मेथड है। कौन सा? निर्दर्शन पद्धति या प्रदर्शन विधि। Which one of the following assessment procedures is conducted during an in progress teaching learning session? यानी प्रवर्तमान चालू शिक्षण अधिगम सूत्रों के दौरान कौन सी आकलन प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो देखिए, इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फॉर्मेटिव यानी निर्माणात्मक आपका जो तरीका है वो। देखिए, इसमें क्या है आपका प्रवर्तमान, इन प्रोग्रेस, है ना। शिक्षण अधिगम के दौरान यानी इन प्रोग्रेस शिक्षण अधिगम के दौरान निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। यह प्रगतिशील शिक्षण कार्यक्रम का महत्व जानने की एक विधि है। इस मूल्यांकन के द्वारा छात्र शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी सफलता या विफलता के बारे में प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक प्राप्त कर सकता है। यह छात्रों की शिक्षण संबंधित त्रुटियों को सुधारने में भी सहायक होती है, यानी कि टीचिंग में जो भी एरर्स टीचर करते हैं उसको भी सुधारने में ये सहायक होती है। और ये आपकी जो है कौन सी विधि है? ये आपकी रचनात्मक विधि है, जिसे हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। सूची 1 को हमें सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसमें देखिए आपके चारों ही फॉर्म्स ऑफ इवैल्यूएशन इन्होंने दिए हुए हैं, इसको आप देख लीजिएगा। देखिए मैं आपको डायरेक्ट उत्तर बता देती हूँ। इसमें इतना सारा पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट उत्तरों से समझ लेते हैं कि इसमें क्या है। ये देखिएगा आप, ये आपके उत्तर दिए गए हैं इसमें। और ये देखिए निर्माणात्मक मूल्यांकन, है ना, यानी कि फॉर्मेटिव मूल्यांकन आपका कौन सा होता है? देखिए, इसके प्रयोग का प्रायोजन सुधार की गुंजाइश और संभाव्यता की पहचान करने के लिए होता है। किसका? निर्माणात्मक मूल्यांकन का। इसका प्रयोग हम प्रयोजन या सुधार की गुंजाइश और संभाव्यता की पहचान करने के लिए करते हैं। दूसरा है आपका संकलनात्मक मूल्यांकन। संकलनात्मक मतलब समेटिव आपका जो असेसमेंट होता है, यहाँ पर उसकी बात हो रही है, समेटिव इवैल्यूएशन। उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? इसका प्रयोजन अधिगम स्तर आंकना होता है। क्या मतलब होता है समेटिव इवैल्यूएशन का? कि अधिगम स्तर को आंकना। ठीक है, ये आपका है समेटिव मूल्यांकन। तीसरा है आपका
निष्कर्ष या निकष संदर्भित परीक्षण। कौन सा? निकष संदर्भित परीक्षण। तो इसे हम क्या कहते हैं? नॉन रेफरेंट क्राइटेरिया। कौन सा? नॉन रेफरेंट या नॉन नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, क्राइटेरिया रेफरेंट। ठीक है, क्राइटेरिया रेफरेंट। तो देखिए इसमें आपका क्या होता है, देखिएगा इसके अंदर ये जो आपका क्राइटेरिया रेफरेंट टेस्टिंग होती है, इसके अंतर्गत क्या होता है? आधिपत्य सूचक मानक, आधिपत्य सूचक मानक। और लास्ट है आपका मानक, मानक है ना, ये क्या? नॉर्म्स, नॉर्म्स रेफरेंट आपका टेस्टिंग या मानक संदर्भित परीक्षण। इसमें क्या होता है? रिपोर्टिंग के लिए प्रतिशतता आधारित रैंक और मानक प्राप्तांकों का योग, है ना, प्रतिशतता आधारित रैंक और मानक प्राप्तांकों का प्रयोग किया जाता है। किसके अंदर आपका? ये देखिए ये है आपका मानक संदर्भित आपका परीक्षण में। देखिए जहाँ मानक, जहाँ नॉर्म्स की बात आ जाएगी वहाँ पे आप प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत या मानक प्राप्तांक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और जहाँ पे आपके निकष आ जाएगा, निकष संदर्भित, वहाँ पे क्या है आपका? आधिपत्य सूचक मानक। कौन सा? आधिपत्य सूचक मानक। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ पे आपका संकलनात्मक है वहाँ पे क्या है? अधिगम स्तर की जांच करनी है आपको। और निर्माणात्मक में क्या होता है? आपके सुधार और संभाव्यता। ठीक है, ये आपका क्या है? जैसे देखिए आपके निर्माणात्मक, जैसे मान लीजिए बच्चों के हमारे FA आप देखते हैं ना, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशंस चलते हैं, F1 चल रहे हैं, F2 चल रहे हैं स्टूडेंट्स के। तो इसमें क्या होता है? मान लीजिए F1 में बच्चों ने कोई एग्ज़ाम्स दिए, टेस्ट दिए, तो उसमें हम ये देखते हैं कि कहाँ गलती हुई है, कहाँ सुधार की आवश्यकता है, और उसके हिसाब से फिर से उनको पढ़ाया जाता है और आगे का पढ़ा के फिर से उनके F2 कराए जाते हैं। ठीक है, तो यही आपके निर्माणात्मक मूल्यांकन भी है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। टेस्ट डेटा व्हेन द test data tells us about when the test data tells us about a student's level of proficiency in a defined area, the procedure of evaluation is called what? तो देखिए ये आपका कहलाएगा क्राइटेरियन रेफरेंट टेस्टिंग। मतलब देखिए जब कोई परीक्षण प्रदत्त किसी परिभाषित क्षेत्र में छात्र छात्रा के प्रवीणता स्तर को इंगित करते हैं तो मूल्यांकन की इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये आपका होता है निकष संदर्भित परीक्षण या क्राइटेरियन रेफरेंट टेस्टिंग। देखिए इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें क्या है आपके निकष संदर्भित परीक्षण? इसमें क्या होगा देखिए, इसमें प्रदत्त किसी परिभाषित क्षेत्र में छात्र छात्रा की प्रवीणता स्तर को इंगित करते हैं, है ना। इसमें किसी भी पॉइंट पर ये देखते हैं कि कोई भी स्टूडेंट या कोई भी जो छात्र है या छात्रा है वो उसने कितना प्रवीणता का स्तर प्राप्त किया है। तो ये आपका क्राइटेरिया रेफरेंट टेस्टिंग होती है। मतलब इसमें किसी एक खास क्राइटेरिया के बेस पर जजमेंट करना होता है। ठीक है, और देखिए ये जो है आपका निकष संदर्भित परीक्षण, इस पद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ग्लेसर ने किया था और 1963 में किया था। अ टीचर इन अ पर्टिकुलर कॉलेज, देखिए किसी कॉलेज में एक शिक्षक ने अपने छात्रों के निष्पादन को सूचित करने के लिए एक कॉलेज में एक शिक्षक ने अपने छात्रों के निष्पादन को सूचित करने के लिए आयोजित इकाई परीक्षण में परसेंटाइल यानी कि शतांक, है ना, इसका शतांक अनुपस्थिति प्रदान की। ठीक है, तो देखिए ये किस प्रकार का मूल्यांकन प्रक्रिया कहलाएगी। मतलब इसमें क्या हो रहा है, बच्चों को क्या प्रोवाइड किया जा रहा है? इसमें बच्चों को परसेंटाइल जो है वो प्रदान की जा रही है। तो ये आपकी कौन सी हो गई? फिर से देखिएगा, नॉर्म रेफरेंस। ठीक है, नॉर्म रेफरेंस, ठीक है, यानी कि मानक संदर्भित। जैसे मान लीजिए आपकी कोई परीक्षाएं होती हैं, किसी बच्चे आप देखते हैं IIT-JEE वगैरह की देते हैं, है ना, या फिर आपकी नेट वगैरह की परीक्षा होती है, JRF होता है, तो उसमें भी आप देखिए परसेंटाइल के बेस पर होता है कि कितना परसेंटाइल है, 99 है, 92 है, 95 है। तो यही आपका क्या हो गया? नॉर्म रेफरेंट, है ना, या फिर आपका मानक संदर्भित आपका इवैल्यूएशन। ठीक है, इसमें क्या है, कोई एक पर्टिकुलर यानी कि परसेंटाइल मार्क्स की यहाँ पर बात होगी, परसेंटाइल की बात होगी। आगे देखिएगा, मानक संदर्भित। ठीक है, मानक संदर्भित परीक्षण का उद्देश्य छात्रों की उपलब्धि की तुलना अन्य छात्रों की उपलब्धि से करना है। देखिए ठीक है, कितना अच्छा दिया हुआ है, मानक संदर्भित, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है नॉन रेफरेंस। ठीक है, इसकी इवैल्यूएशन की, इसमें क्या होता है, जो छात्रों की उपलब्धि होगी उसकी तुलना हम अन्य छात्रों की उपलब्धि से करेंगे कि भाई ए छात्र की परसेंटाइल मान लीजिए 99 है और बी की कितनी है, 98.5 है मान लीजिए, है ना, या 98 है।
ठीक है। तो इस तरीके से हम तुलना कर रहे हैं। या छात्रों की संप्राप्ति को किसी ज्ञात समूह के अन्य छात्रों के सापेक्षित स्थिति है ना, फिर वही बात तुलना के रूप में व्यक्त करता है। इसमें प्राप्तांकों की व्याख्या उस परीक्षण में मानक के आधार पर किया जाता है। ठीक है, इन शॉर्ट यहाँ पे तुलना की जाती है बच्चों की, ठीक है, और किसी आधार पे जो एक नॉर्म सेट किया गया हो, जो एक क्राइटेरिया सेट किया हो, तो वही आपका क्या है, नॉर्म रेफरेंस आपका इवैल्यूएशन कहलाएगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन प्रणाली में शिक्षण के दौरान, शिक्षण के पूर्व नहीं, शिक्षण के बाद नहीं, शिक्षण के दौरान अनौपचारिक रूप से मूल्यांकन होता है। कैसा? अनौपचारिक रूप से मूल्यांकन होता है। तो देखिए इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, निर्माणात्मक मूल्यांकन। कौन सा? फॉर्मेटिव मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन जो है इसमें शिक्षण के दौरान, ठीक है, अनौपचारिक रूप से मूल्यांकन होता है। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, एक बच्चा क्लास में होता है तो उसके FA, F2 या F1, F2 करके इस तरह से एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं या टेस्ट लिए जाते हैं, है ना। तो ये आपका क्या है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है शिक्षण के दौरान। ठीक है, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। निर्माणात्मक मूल्यांकन प्रणाली में शिक्षण के दौरान अनौपचारिक रूप से मूल्यांकन होता है। देखिए अभी आपको हो सकता है ये थोड़े से टफ लग रहे हों, लेकिन जब आप इसके 5-6 क्वेश्चंस या कहना चाहिए 10-12 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना, तो आपको ये थोड़े माइंड में बैठने लगेंगे कि ये क्या है। वैसे मैं ये सारा आपको पता ही है, जो मेरी मॉर्निंग की वीडियोस आती हैं उसमें आपके सारे मैं चीज़ें करवा चुकी हूँ, ठीक है ना। तो आप चाहें तो वहाँ पे जा कर के आप ये वीडियोस को देख सकते हैं, उनकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप जाकर एक एक करके वीडियोस को देख सकते हैं। और वो पूरी प्लेलिस्ट जो है आपका टोटल आपका जो सिलेबस है GS से संबंधित वो आपका है वहाँ पर। नेक्स्ट देखिएगा, इसे आंतरिक मूल्यांकन के नाम से भी जाना जाता है। इसे आंतरिक मूल्यांकन के नाम से भी जाना जाता है। इसके उदाहरण हैं इकाई के अंत में, है ना, यूनिट टेस्ट। देखिए मैंने बताया था ना, इकाई के अंत में परीक्षण, मौखिक परीक्षण यानी कि ओरल टेस्ट, या आपके त्रैमासिक परीक्षण यानी कि आपके जो क्वार्टरली टेस्ट होते हैं या एग्ज़ाम्स होते हैं वो। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि निर्माणात्मक मूल्यांकन प्रणाली क्या है। ठीक है, और ये हम शिक्षण के दौरान अनौपचारिक रूप से इसमें मूल्यांकन होता है किसका? छात्रों का। आगे देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मूल्यांकन के परिणामों को प्रस्तुत करते समय कॉलेज शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के स्थान पर शतमक प्रणाली, देखिए शतमक फिर से आ गया, वर्ड्स को पकड़ना है इसमें, हमें शतमक श्रेणी का प्रयोग किया। इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहा जाएगा? देखिए मैंने आपको अभी ऊपर बताया है कि जहाँ पर भी परसेंटाइल की बात होगी वहाँ आपका नॉर्म रेफरेंस, ठीक है, नॉर्म रेफरेंस्ड या आपका मानक संदर्भित, ठीक है, मानक संदर्भित आपका ये परीक्षण कहा जाएगा। कौन सा? आपका शतमक वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, आगे चलते हैं हम। देखिए मूल्यांकन के परिणामों को प्रस्तुत करते समय कॉलेज शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के स्थान पर, मार्क्स की जगह उसने क्या करा है, परसेंटाइल, शतमक श्रेणी का प्रयोग किया है। यह मानक संदर्भित प्रकार का मूल्यांकन है। इस मूल्यांकन में किसी भी विधि का प्रयोग किसी के प्रदर्शन की तुलना में उसके समूह या कक्षा में दूसरे लोगों से करने से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, फिर से देखिए उन्होंने सूची 1 और सूची दी हुई है, सूची 2। तो देखिए मैं ये सब ना पढ़ के डायरेक्ट आपको जो इनके पॉसिबल आंसर्स हैं उनको बताऊंगी। सबसे पहले देखिएगा निर्माणात्मक मूल्यांकन, ठीक है, निर्माणात्मक मूल्यांकन, इसका क्या अर्थ है? देखिए इसका अर्थ है आपका फॉर्मेटिव मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन, है ना, F1 F2 ध्यान दीजिए, मैंने भी आपको बताया था। आकलन का उद्देश्य सुधार की गुंजाइश की पहचान करना है। समेटिव मतलब कम से कम तत्कालिक भावी संदर्भ हेतु मूल्यांकन का स्वरूप निर्णय परक होता है। तत्कालिक भावी संदर्भ हेतु मूल्यांकन, है ना, ये आपका क्या है, समेटिव। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखिए समेटिव मतलब जैसे मान लीजिए फाइनल एग्जाम्स आपके होते हैं तो उसमें आपके जो आपके हाफ ईयरलीज एग्जाम्स हुए हैं, है ना, और जो आपके फाइनल एग्जाम्स या एनुअल एग्जाम्स हुए हैं उन दोनों के मार्क्स को लेके फिर आपका फाइनली रिजल्ट बनाया जाता है। तो ये आपका समेटिव
मूल्यांकन हो गया। नेक्स्ट है आपका नॉर्म रेफरेंस या आपका मानक संदर्भित परीक्षण। इसमें क्या होगा, परीक्षण प्रदत्त हमें विद्यार्थी की अनुस्थिति को निर्धारित करने में सहायता करते हैं। इससे क्या होता है कि आपको विद्यार्थी कहाँ पर खड़ा है इसका आपको पता चलता है ना। इसमें क्या होता है, आप रैंक्स देते हैं, परसेंटाइल देते हैं बच्चों को, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, निकष संदर्भित परीक्षण। निकष संदर्भित परीक्षण या क्राइटेरिया रेफरेंस्ड आपके टेस्टिंग। इसमें क्या होता है, परीक्षण प्रदत्त हमें विद्यार्थी को प्रवीणता के स्तर के बारे में बताते हैं। इसमें हमें स्टूडेंट की कितना वो प्रवीण हुआ है किसी एक पर्टिकुलर कहना चाहिए बेस पर, वो हम इसमें देखते हैं। किसमें, क्राइटेरिया। देखिए क्राइटेरिया है ना, तो इससे ध्यान रखिए कोई एक पर्टिकुलर हमने क्राइटेरिया बना लिया कि हमें बच्चों का मान लीजिए टीचिंग एप्टीट्यूड ही टेस्ट करना है ना। मान लीजिए बीएड की परीक्षा है तो हम ये देखना चाहते हैं बच्चों में टीचिंग एप्टीट्यूड या टीचिंग एबिलिटी है भी या नहीं है, तो ये आपका क्राइटेरिया रेफरेंस समझ हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, निर्माणात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य या मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए निर्माणात्मक मूल्यांकन है ना, इसका जो मुख्य उद्देश्य या जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है, आपके विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाना है ना। मैंने भी आपको F1 F2 वाला एग्जाम्पल दिया था, उससे आप ये ध्यान रख सकते हैं। निर्माणात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ावा देना है। निर्माणात्मक मूल्यांकन विकासोन्मुखी होता है, निर्णायक नहीं होता। इसका प्रयोजन विद्यार्थियों के अधिगम और अध्यापन को सुधारना होता है। अतएव इसका मुख्य कार्य शिक्षक और विद्यार्थियों को जानकारी देना है, जिससे वे अपनी कमजोरी और मजबूतियों को जानकर अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को सुधार कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक मूल्यांकन का एक विकल्प नहीं है। मतलब कौन सा पारंपरिक इवैल्यूएशन या मूल्यांकन नहीं है, ये पूछ रहे हैं। तो देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न, कार्य निष्पादन परीक्षण, पोर्टफोलियो परीक्षण या प्रदर्शनियाँ। तो इसमें से कह रहे हैं कौन सा पारंपरिक मूल्यांकन नहीं है। तो देखिएगा इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा वाला, आपका ऑप्शन नंबर ए। बहुविकल्पीय जो आपके प्रश्न हैं ये आपके पारंपरिक मूल्यांकन नहीं है, ठीक है। और देखिए ये बाकी जितने भी हैं, कार्य निष्पादन परीक्षण, पोर्टफोलियो या प्रदर्शनियाँ, ये आपके पारंपरिक मूल्यांकन की श्रेणी में आएंगे। देखिए कार्य निष्पादन जो आपका परीक्षण है या पोर्टफोलियो तथा प्रदर्शनियाँ, ये सभी आपके पारंपरिक मूल्यांकन का ही एक विकल्प है, किंतु जो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है ये पारंपरिक मूल्यांकन नहीं है। तो सही उत्तर आपका ये हो गया। देखिए विकल्पीय प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्नों का प्रयोग मूलतः आधुनिक मूल्यांकन के रूप में, ये कौन सा है आपका, आधुनिक, ठीक है, आधुनिक। इसका आधुनिक मूल्यांकन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग मूल्यांकन के दौरान किए जाने से कम समय में ही पूरे अध्ययन सामग्री का मूल्यांकन कर लिया जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, कम समय में ही आप पूरी के पूरे मैटर का आप जो है कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कितना आता है कितना नहीं आता है ना। पूरा कोर्स ही मान लीजिए जैसे हम लोगों की परीक्षा होती है किसी भी चीज़ से संबंधित है, चाहे वो आपकी टेट है, सी टेट है या वो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो उसमें मान लीजिए 100 प्रश्न आ गए और 100 प्रश्न से आपका जो पूरा सिलेबस है ना, वो सारा ही आपका कवर अप हो जाता है और उसमें जो है आपका पता चल जाता है कि स्टूडेंट को कितना आता है नहीं आता है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन मानकों पर, है ना, मानकों पर नज़र रखने के साथ साथ समय समय पर आयोजित किया जाता है, ठीक है। देखो वर्ड्स पकड़ो आप, मानकों को, तो यहाँ पर मानकों की बात हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन आपका जो है इन चारों में से, देखिए योगात्मक मूल्यांकन, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जब छात्रों के सीखने की बात आती है तो उनमें शिक्षण संस्थान सिखाने के ग्राफ, समझ के स्तर और प्रगति का विश्लेषण करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। देखिए
जब छात्रों के सीखने की बात आती है तो उनके शिक्षण संस्थान सीखने के ग्राफ, समझ के स्तर और प्रगति का विश्लेषण करने के लिए इस मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। प्रारंभिक मूल्यांकन एफए सीखने की प्रक्रिया के दौरान आयोजित किया जाता है, जबकि योगात्मक यानी समेटिव, ठीक है, योगात्मक जो आपका मूल्यांकन है ये मानकों पर नज़र रखने के साथ साथ समय समय पर या केवल पाठ्यक्रम या इकाई के अंत में किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन छात्रों के मूल्यांकन को संदर्भित करता है जो परिणाम पर केंद्रित होता है। यह ग्रेडिंग प्रक्रिया का एक हिस्सा है जो प्रतिभागियों को समय समय पर दिया जाता है। आमतौर पर पाठ्यक्रम, शब्द या इकाई के समापन पर यह आयोजित होता है। इसका प्रमुख उद्देश्य पाठ्यक्रम या कार्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, सीखने की प्रगति की जांच करना आदि एक संकेतक के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त स्कोर, ग्रेड या प्रतिशत जो पाठ्यक्रम की गुणवत्ता को दर्शाता है और स्कूलों में रैंकिंग के लिए एक आधार बनाता है ना। तो ये आपका क्या है, ये आपका हो गया योगात्मक मूल्यांकन, समेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस आकलन प्रविधि में अंतर्भूत प्रेरणा को बढ़ाने हेतु इष्टतम संभावना है ना। कौन सी ऐसी आकलन प्रवृत्ति है जिसमें आप अंतर्भूत प्रेरणा को बढ़ा सकते हैं और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। तो देखिए इसका आपका उत्तर है रचनात्मक आकलन आधारित मूल्यांकन। रचनात्मक आकलन आधारित मूल्यांकन। देखिए रचनात्मक आकलन आधारित मूल्यांकन प्रविधि में अंतर्वृत्त प्रेरणा को बढ़ाने हेतु इष्टतम संभावना है। रचनात्मक आकलन कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है जो सतत रूप से औपचारिक तथा अनौपचारिक परिस्थितियों में किया जाता है। कौन सा, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, रचनात्मक, ठीक है, फॉर्मेटिव की। कक्षा शिक्षण प्रक्रिया में बच्चों को सीखने सिखाने के पर्याप्त अवसर दिए जाते हैं जिससे बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण कर सकें। बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं की गतिविधियों के माध्यम से अपने अनुभव एवं गलतियों के निरंतर सुधार से करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रणाली नवोन्मेषी प्रैक्टिस की श्रेणी के अंतर्गत शामिल है। तो देखिए नवोन्मेषी प्रैक्टिस की श्रेणी में पूछ रहे हैं कौन सा मूल्यांकन आता है। तो देखिए अधिगम परिणाम पर आधारित मूल्यांकन। अधिगम परिणाम पर आधारित आपका जो मूल्यांकन है ये आपका क्या है, ये आपका मूल्यांकन प्रणाली नवोन्मेषी प्रैक्टिस की श्रेणी के अंतर्गत शामिल है। इसके बारे में देखिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अधिगम परिणाम पर आधारित मूल्यांकन प्रणाली नवोन्मेषी प्रैक्टिस की श्रेणी के अंतर्गत शामिल है, ठीक है। मूल्यांकन के अंतर्गत छात्र व्यवहार का परिमाणात्मक तथा गुणात्मक व्यवहार का अध्ययन एवं उसके मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया मूल्यांकन कहलाती है। मूल्यांकन के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं: बच्चों में अपेक्षित व्यवहार एवं आचरण परिवर्तन की जांच करना। दूसरा है यह जांचना कि बच्चों में कुशलता और योग्यता इत्यादि को कितना ग्रहण किया, बच्चों ने कितनी कुशलता या योग्यता आदि को ग्रहण किया, इसकी जांच करना। तीसरा है उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना। नेक्स्ट है बालकों के चहुमुखी विकास को निरंतर गति प्रदान करना। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से निर्माणात्मक मूल्यांकन की विशेषता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन की विशेषता पूछ रहे हैं किसकी, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की। तो देखिएगा डायरेक्ट आंसर बताती हूँ। मूल्यांकन शिक्षण के दौरान किया जाता है ना। मूल्यांकन शिक्षण के दौरान किया जाता है। देखिए इसमें क्या है, मूल्यांकन सत्रांत पर होता है, बिल्कुल गलत। F1 F2 को याद रखिए। मूल्यांकन कार्यक्रम तैयार करने के पहले, बिल्कुल गलत। मूल्यांकन शिक्षण का अधिगम परिणाम संसूचित करने से संबंधित होता है, नहीं, ये आपका शिक्षण के दौरान किया जाता है। बच्चों के लगातार प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक के लिए निर्माणात्मक मूल्यांकन अत्यधिक सहायक होता है। इस मूल्यांकन के दौरान अध्यापन के समय यह जांच करते हैं कि बच्चे ने अनुभूतियों व अभिव्यक्तियों और ज्ञान को कितना आत्मसात किया।
इसे रचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों को रचनात्मक प्रतिक्रिया में सक्षम बनाना, जो उनको बेहतर ढंग से सीखने में प्रभावी रूप से मदद करें। निर्माणात्मक मूल्यांकन की मुख्य विशेषता यह है कि मूल्यांकन का प्रयोग शिक्षण कार्य के दौरान किया जाता है। मूल्यांकन का प्रयोग शिक्षण के दौरान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन को इंगित करता है? देखिए, राम को 200 में से 45 अंक प्राप्त हुए, मोहन को अंग्रेजी में 38% प्राप्त हुए, श्याम को अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी में प्राप्त हुए। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका जो उत्तर है वो क्या है? श्याम को अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी। ठीक है, देखिए, प्रयत्नों की सफलता, असफलता या आंशिक सफलता का जिस कारण एवं जिस प्रकार पता लगाया जाता है उसी का नाम मूल्यांकन है। शिक्षण में भी पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के लिए किए गए प्रयत्नों की सार्थकता का पता लगाना ही शिक्षण मूल्यांकन है। ठीक है, आगे देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नैदानिक मूल्यांकन अभिनिश्चित करता है क्या? क्लिनिकल एवैल्यूएशन क्या अभिनिश्चित करता है? तो इसका जो उत्तर है वो है अनुदेशों के दौरान अधिगम की सतत समस्याओं के कारण और निदान। ठीक है, अधिगम की जो समस्याएं हैं, जो कंटिन्यूसली जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके क्या कारण है और क्या उनका निदान हो सकता है, यही आपका क्लिनिकल एवैल्यूएशन कहलाता है। देखिए, नैदानिक मूल्यांकन अनुदेशों के दौरान अधिगम की सतत समस्याओं के कारण और निदान को अभिनिश्चित करता है ताकि विद्यार्थी सही तरीके से अधिगम कर सके। अगला देखिए, मूल्यांकन प्रक्रिया को निम्नलिखित विशेषताओं में से निर्माणात्मक मूल्यांकन का वर्णन करने वाली विशेषताओं को पहचान करें। ठीक है, यानी कि आपको इसमें निर्माणात्मक मूल्यांकन की विशेषताओं की पहचान करनी है। ये देखिए, इसमें उन्होंने कई सारे ऑप्शंस दिए हैं आपके, तो हम देखते हैं। मूल्यांकन उत्तर अनुदेशात्मक घटना है? नहीं, बिल्कुल गलत। मूल्यांकन अनुदेश के दौरान घटित होती है? बिल्कुल सही। मूल्यांकन को कार्य नीति निर्माण करते हैं। मूल्यांकन सर्वाधिक रूप से घटित होता है। मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना होता है। करेक्ट। नेक्स्ट है आपका, मूल्यांकन छात्रों और शिक्षक की प्रतिभागिता पर आधारित होता है। डेफिनेटली। तो देखिए आपका 2, 5 और 6 करेक्ट हो जाएगा, और ये आपका दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में 2, 5 और 6। मूल्यांकन प्रक्रिया की विशेषताओं में से निर्माणात्मक मूल्यांकन का वर्णन करने वाली विशेषताएं निम्नलिखित हैं। मूल्यांकन अनुदेशन के दौरान घटित होता है। मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना है। मूल्यांकन छात्रों और शिक्षक की प्रतिभागिता पर आधारित होता है। नेक्स्ट देखिएगा, विद्यार्थियों की प्रस्तुति में रचनात्मक कौशल और सृजनशीलता यानी क्रिएटिविटी का प्रभावी मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस परख या परीक्षण द्वारा किया जा सकता है? तो ये आपका पता चल सकता है हमें निबंध प्रकार की जांच। देखिए ये क्या कह रहे हैं, क्रिएटिविटी या आपकी रचनात्मकता, ये आपको किससे पता चलेगी? क्या वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों से पता चलेगी? नहीं, उसमें तो आपको 4 ऑप्शंस होंगे, आपको एक पर टिक कर देना है, तो इससे आपकी कोई क्रिएटिविटी या आपकी रचनात्मकता का कोई ज्ञान नहीं हो रहा। देखिए लघु उत्तर में क्या होगा, शॉर्ट में आप लिखेंगे, और प्रक्षेपकार से आपका जो उत्तर है निबंध प्रकार की जांच, ये आपका बेस्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि आप जानते ही हैं हिंदी में, इंग्लिश में या किसी भी विषय में जब आपसे कोई चीज़ को डिटेलिंग, किसी आंसर को, किसी क्वेश्चन को डिटेल करने के लिए कहा जाता है, तो उसमें आपका पता चलता है कि आप में कितनी क्रिएटिविटी है किसी क्वेश्चन को या किसी आंसर को फॉर्म करने की, और साथ में आप किसी भी विषय पर कितना अच्छे से उसको रचनात्मक रूप से या सृजनशीलता के साथ या नए विचारों के साथ उसको आप प्रस्तुत कर सकते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों की प्रस्तुति में रचनात्मक कौशल और सृजनशीलता का प्रभावी मूल्यांकन करने के लिए निबंध प्रकार के जांच के द्वारा परख या परीक्षण किया जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षक को बताता है कि सीखे गए पाठ को शिक्षार्थी
किस प्रकार से आत्मसात और उपयोग कर रहे हैं। रचनात्मक मूल्यांकन में प्रतिपुष्टि अथवा फीडबैक तथा आकलन सम्मिलित रहता है। आगे देखिएगा, निबंध प्रकार की जांच के अंतर्गत ऐसे प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है जिसका उत्तर एक या अधिक प्रश्नों में लिखा जाता है। ठीक है, एक या अधिक प्रश्न मीन्स लंबे उसके आंसर्स होते हैं। इससे क्या होता है, इसके उद्देश्य क्या है, विद्यार्थियों द्वारा लिखी गई विषय वस्तु की जांच कर उसका मूल्यांकन करना, विद्यार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान से मिलते जुलते तथ्यों को देखना, विषय की समस्या एवं मुद्दों का आकलन करना, अनुमान के आधार पर सूचनाओं तथा तथ्यों को व्यवस्थित करना और उसका विश्लेषण करना, तथ्यों एवं अवधारणा के अनुसार अपने विचार प्रकट करना इत्यादि। तो ये आपके निबंध प्रकार के जो आपके उत्तर होते हैं उनसे आपको पता चलता है किसी स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी या किसी भी स्टूडेंट का जो एनालिसिस करने का वे है या निर्माण करने का वे है या उसकी जो क्रिएटिव थिंकिंग है उसके बारे में आपको पता चलता है। नेक्स्ट देखिएगा, नैदानिक मूल्यांकन से सुनिश्चित होता है, क्या सुनिश्चित होता है, अनुदेशन के दौरान देखिए क्लिनिकल एवैल्यूएशन की यहाँ पर बात हो रही है, तो इससे क्या सुनिश्चित होता है कि अनुदेशन के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्याओं के कारणों और उनका समाधान, अधिगम में विद्यमान समस्याओं के कारणों और उनका समाधान। ठीक है, तो ये क्या है, आपका नैदानिक मूल्यांकन है। अनुदेशन के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्याओं के कारणों एवं उनका समाधान नैदानिक या क्लिनिकल एवैल्यूएशन से सुनिश्चित होता है। इसके अंतर्गत छात्र की समस्त परिस्थितियों का अवलोकन करके विशिष्ट प्रभावों पर ध्यान दिया जाता है। निदानात्मक के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रविधियों और विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें वस्तुनिष्ठ विधियों या प्रविधियों का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, द गोल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज मीन्स निर्माणात्मक मूल्यांकन का लक्ष्य क्या है। तो देखिए इसका जो लक्ष्य है वो क्या है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ। सतत फीडबैक प्रदान, विद्यार्थी अधिगम की निगरानी, है ना, सतत अधिगम प्रदान करके विद्यार्थी अधिगम की निगरानी करना, मॉनिटर स्टूडेंट्स लर्निंग टू प्रोवाइड ऑन गोइंग फीडबैक। ये आपका क्या है, निर्माणात्मक या फॉर्मेटिव जो आपका असेसमेंट है उसका आपका लक्ष्य है। निर्माणात्मक मूल्यांकन का लक्ष्य विद्यार्थियों के अधिगम की निगरानी करना, सतत फीडबैक प्रदान करना, समग्र शैक्षिक कार्य को जारी रखने अथवा उसे आवश्यकता के अनुसार बदलने संबंधी सूचना को एकत्र करना निर्माणात्मक मूल्यांकन का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। यह शैक्षिक क्रम को निर्धारित करता है और हर संभव प्रयत्न करता है कि अध्यापन अधिगम को अच्छा और रोचक बना सके। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के अधिगम को प्रगतिशील बनाना है। किसका, निर्माणात्मक मूल्यांकन का या फॉर्मेटिव मूल्यांकन का। नेक्स्ट देखिएगा, मूल्यांकन प्रणाली की दृष्टि से सेट 1 को सेट 2 से आपको फिर से सुमेलित करना है। तो देखिएगा मैं आपको डायरेक्ट आंसर्स की तरफ ले चलती हूँ। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका इतना बड़ा क्वेश्चन ही आए, ये एक भी दे देंगे तो आपके लिए ये हो जाएगा। देखिए रचनात्मक मूल्यांकन है ना, इसमें क्या है आपका प्रश्नोत्तरी एवं चर्चाएं। ठीक है, संकलनात्मक मूल्यांकन अनंतिम या अंतिम अधिगम परिणामों का श्रेणीकरण, है ना। संकलनात्मक मैंने आपको बताया था ना, समेटिव फाइनल एग्जाम्स, उससे ध्यान करिए। और रचनात्मक F1 F2 बताया था मैंने आपको, तो उसमें क्या होता है, प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं बच्चों से। सतत और व्यापक मूल्यांकन, है ना, कंटिन्यूस, सतत का मतलब ये कंटिन्यूस होगा, है ना, और व्यापक रूप से होगा। तो इसमें क्या होगा, नियमितता के साथ संज्ञानात्मक सह संज्ञानात्मक पहलुओं का मूल्यांकन करना। अगला है आपका मानक और निकष संदर्भित मूल्यांकन। इसमें क्या है, किसी समूह और कुछ संदर्भित मूल्यांकन मापदंडों या मानदंडों के आधार पर परीक्षण और उनकी व्याख्या करना। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, कोई क्राइटेरिया दे देते हैं उसके बेस पे ही आपका असेसमेंट किया जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, निकष संदर्भित मूल्यांकन। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से परीक्षण के किस प्रकार में एक विद्यार्थी के
दूसरे विद्यार्थी के कार्य निष्पादन के साथ परस्पर तुलना की जाती है। मुझे उम्मीद है आपने अभी तक लगभग 20 प्रश्न कर लिए हैं, तो आपको शायद कुछ अब आंसर समझ में आने लग गए होंगे इस वीडियो के। क्योंकि देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, एक विद्यार्थी एक स्टूडेंट्स के दूसरे स्टूडेंट्स के साथ हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तुलना हम किस में करते हैं, मैंने आपको बताया था, परसेंटाइल वगैरह निकाल ली, ग्रेड्स वगैरह हो गई, इस तरह से तुलना करते हैं ना। तो इसका उत्तर क्या होगा, मानक संदर्भित परीक्षण। मानक संदर्भित परीक्षण, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक विद्यार्थी के दूसरे विद्यार्थी के कार्य निष्पादन के साथ परस्पर तुलना की जाती है। एक पाठ्यचर्या का परीक्षण एक निश्चित निष्कर्ष, जैसे निकष संदर्भित परीक्षण CRT कहते हैं, अथवा एक सामान्य वितरण जिसे NRT या मानक संदर्भित परीक्षण कहते हैं। जैसे एक मानक के संदर्भ में किया जाता है। साधारणतः भारतीय स्कूल पद्धति में हम मानक संदर्भित परीक्षण का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, मानक संदर्भित आपकी परीक्षण की प्रविधि का प्रयोग करते हैं, जहां परीक्षण के परिणामों का प्रयोग पाठ्यचर्या के 2 सेटों का मिलान करने के लिए किया जाता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम निष्पादन परीक्षण का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम निष्पादन परीक्षण का एक उदाहरण है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका अभिक्षमता परीक्षण। अभिक्षमता परीक्षण, देखिए परीक्षण अधिकतम निष्पादन परीक्षण का एक उदाहरण है। कौन सा, अभिक्षमता परीक्षण। अभिक्षमता परीक्षण वह होता है जिसकी रचना किसी विशेष प्रकार की सीमित क्षेत्र की क्रिया करने की बीजभूत योग्यता के मापने के लिए किया जाता है। अभिक्षमता मापन हेतु अभिक्षमता परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। प्रकृति के आधार पर अभिक्षमता परीक्षण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सामान्य अभिक्षमता परीक्षण, भेदक अभिक्षमता परीक्षण और विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण। कितने प्रकार के, सामान्य, भेदक और विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उद्देश्य अनुमान करना अथवा, देखिए उद्देश्य अनुमान करना अथवा उन व्यक्तियों की पहचान करना है जो किसी खास दिशा में विकसित होने की क्षमता रखते हैं, जिनके किसी विशिष्ट परीक्षण से सर्वाधिक लाभान्वित होने की संभावना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप कौन सा परीक्षण करेंगे, तो आप एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि अभिक्षमता परीक्षण करेंगे। इसका उद्देश्य क्या है, यह अनुमान करना अथवा उन व्यक्तियों की पहचान करना जो किसी खास दिशा में विकसित होने की क्षमता रखते हैं, जिनके किसी विशिष्ट परीक्षण या प्रशिक्षण से सर्वाधिक लाभान्वित होने की संभावना है। ठीक है, तो यही आपका अभिक्षमता परीक्षण होता है। यह अनुमान करना अथवा उन व्यक्तियों की पहचान, देखिए मैं आपको बता चुकी, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो आपका उत्तर है वो आपका कौन सा है, एप्टीट्यूड टेस्ट या अभिक्षमता परीक्षण। अब देखिए यहाँ पर आपके जो ये टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न थे मैंने देखिए करा दिए हैं, आपके 94 प्रश्न करा दिए हैं और मैं आगे भी अपनी नेक्स्ट वीडियोस में लाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पर इतना करवा के अब मैं आपका दूसरा जो आपका MCQs वाला पार्ट है वो मैं लूँगी, शोध, तात्पर्य एवं प्रणाली। इसमें देखिए हम शोध से संबंधित कि शोध का क्या तात्पर्य है, क्या प्रणाली है, उससे संबंधित आपके सभी MCQs को हम करेंगे। तो देखिए अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो आप चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सुझावों को कमेंट्स के माध्यम से बताने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।